नमस्कार। उत्तराखंड न्यूज 24.com के खास कार्यक्रम उत्तराखंड विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता भट्टनेथानी। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम लोग उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न विधानसभाओं में चल रहे चुनावी माहौल का विश्लेषण लेकर हाजिर होते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से जिसकी वैचारिक प्रतिबद्धता, संघर्ष और योग्यता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंद्रेश मैखुरी की, जो उत्तराखंड में आम जनता के मुद्दों को लेकर वर्षों से संघर्षरत हैं। उनका निस्वार्थ भाव से जनता के मुद्दों को जीवित रखना ही उनकी व्यापक पहचान है। इंद्रेश उत्तराखंड की सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और चर्चाओं का वो चेहरा है जो लगभग सभी वैचारिक संघर्षों और आंदोलनों में सड़क पर अग्रिम पंक्ति में हमेशा निडर खड़े दिखाई देते हैं। इंद्रेश मैखुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के प्रत्याशी के तौर पर दूसरी बार कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कुछ सवालों पर उनसे हमारी चर्चा और सवाल जवाब हुए। आइए देखते हैं इस सवाल जवाब के कुछ अंश। जब हमने उनसे पूछा कि आपके कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 5वां विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मैं संयुक्त वामपंथ और भाकपा माले के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में हूँ। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के समय, खासतौर पर 1994 में जब हम लोग आंदोलन में रहे, तो ये बताया गया या ये माना गया कि राज्य सब समस्याओं का हल है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन, सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम सवाल हल हो जाएंगे राज्य के बनने के बाद। लेकिन 21 साल का राज्य हो गया और ये सारे के सारे सवाल वैसे ही मुंह बाए खड़े हैं। गांव के गांव पलायन से खाली हो रहे हैं, गांव में घरों पर ताला पड़ा हुआ है, पर्वतीय कृषि बदहाल अवस्था में है, शिक्षा की हालत खराब है, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही दुर्दशा की स्थिति में है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत पूरे पहाड़ में बहुत खराब है। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र भी उसका हिस्सा है, उस बदहाली में शामिल है। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों की बात सड़क से लेकर के विधानसभा तक सुनाई दे, इसके लिए हमने कहा, खासतौर पर वामपंथी पार्टियों ने, कि विधानसभा के भीतर जो सत्ता का गठजोड़ है वो अपनी जगह है, सत्ता की जोड़ तोड़ अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा के भीतर जनता के सवालों को उठाने वाला एक क्रांतिकारी विपक्ष होना चाहिए, एक वाम विपक्ष होना चाहिए, और उस विपक्ष के निर्माण के लिए इस विधानसभा के चुनाव में हम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में इंद्रेश मैखुरी की पहचान राजधानी गैरसैंण के लिए संघर्ष करते और लाठी खाते हुए उस नौजवान की भी है जो राज्य गठन के 21 सालों से लगातार संघर्षरत है। जब गैरसैंण के मुद्दे पर हमने उनसे पूछा कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कर्णप्रयाग विधानसभा का एक अंश भी है। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग वर्षों से जारी है और लगातार इस हेतु आंदोलन किए जा रहे हैं। गैरसैंण को लेकर सड़क पर आपके संघर्षों को जनता ने कई बार देखा है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने पर इस दिशा में आपकी क्या ठोस योजना है? राजधानी न बनने के पीछे जो वजह हैं, वो तो इस राज्य में बारी बारी से सत्ता में आने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं चाहती। राज्य की अवधारणा के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस के ज़माने में कहा गया कि विधानसभा का एक सत्र होगा, और भाजपा की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा किया था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, तब से ग्रीष्मकाल भी इस राज्य में नहीं आया। भाजपा की सरकार ने ग्रीष्मकाल पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि ग्रीष्मकाल में तो सरकार वहाँ गई नहीं। तो ये राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ सवाल है। एक पर्वतीय राज्य हमने चाहा था जिसकी राजधानी उत्तराखंड के केंद्रीय स्थल गैरसैंण में बने, ये हमारी मांग थी, आंदोलन के लोगों की मांग थी। लेकिन राज्य के बनने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जैसा राज्य बनाया, उसमें इस मसले को जानबूझ करके छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है, उसमें राजधानी का जिक्र नहीं है, और देहरादून को अस्थायी राजधानी के नाम पर वहाँ सब कुछ स्थायीकरण करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक राजधानी, वो गैरसैंण होनी चाहिए। अभी तो गैरसैंण में एक विधानसभा बनाया गया है, देहरादून में एक विधानसभा है, और रायपुर में फिर एक और विधानसभा बनाने की तैयारी है। तो दरअसल छोटे से राज्य में 2 राजधानियां होंगी, 3 विधानसभाएं होंगी, 3 सचिवालय होंगे। ये जनता के धन की बर्बादी है। निश्चित ही जब चुनाव का मौका आया है, तो जो गैरसैंण समर्थक ताकतें हैं, जो इस राज्य की अवधारणा की समर्थक ताकतें हैं,
उनको ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजना होगा जो इस सवाल को लगातार उठाते रहें, जो सवाल के लिए लड़ते रहें, क्योंकि सड़क पर लड़ने वाले लोग और होंगे और विधानसभा पहुंचने वाले लोग और होंगे, तो सारे मुद्दे ऐसे ही पिछड़ते जाएंगे, हाशिए पर जाएंगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चुनावी मौसमों में इन मुद्दों को बेशक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में स्थान मिल गया हो, लेकिन सरकारों के एजेंडे और नीतिगत निर्णयों में आज तक इन मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जब हमने इंद्रेश से पूछा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आपकी चर्चाओं और बहस के प्राथमिक मुद्दे रहे हैं, इनको लेकर आपका क्या विजन है और क्या योजना है, तब उन्होंने कहा कि रोजगार का सवाल उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये जो प्रश्न है कि ये जो आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियां हैं, उपनल के जरिए जो नियुक्तियां हैं, संविदा की नियुक्तियां, ठेके की नियुक्तियां हैं, हम ये मानते हैं कि स्थायी एवं नियमित नियुक्तियां होनी चाहिए। वो चाहे उपनल वाले हों, अतिथि शिक्षक हों। जैसे अतिथि शिक्षकों का मसला है तो वो पूरा उसी प्रक्रिया से सेलेक्ट किए गए हैं जो सामान्य तौर पर प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके स्थायी और नियमित नियुक्ति का रास्ता नहीं खुल रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि स्थायी एवं नियमित नियुक्तियां होनी चाहिए और इस सवाल को लेकर के हम निरंतर लड़ते रहे हैं। पिछले 5 साल भी लगातार वामपंथी पार्टियां तो ये विश्वास करती हैं कि स्थायी नियमित नियुक्तियां होनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के लगातार जितने बेरोजगारों के आंदोलन हैं उन तमाम लड़ाइयों में हम शरीक रहे हैं, उसमें हम हिस्सेदार रहे हैं। जहां ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा था, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सिमली में जो दुग्ध केंद्र है, तो जो आंचल की दूध डेयरी है, वहाँ कलेक्शन सेंटर भी है, फैक्ट्री भी है, तो उसमें ठेकेदार द्वारा मजदूरों को उनको पैसा देने के बजाय उनसे मजदूरी कराने का पैसा मांगा जा रहा था। और उस सवाल पर मैं लड़ा। मैंने इस राज्य के भीतर सबको ये चिट्ठी लिख करके भेजा कि मजदूरों का इस तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री से लेकर के और डीजीपी तक। और मेरी शिकायत पर पुलिस की जांच उस प्रकरण में चल रही है, पुलिस जांच कर रही है कि ऐसा कैसे किया गया। तो मजदूरों का या जो भी ऐसे तबके हैं उनकी स्थायी और नियमित नियुक्ति हो, इसके पक्षधर हम हैं। इस प्रदेश में जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो 56,000 के करीब पद खाली थे। त्रिवेंद्र रावत जी ने 2019-20 में रोजगार वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा 25,000 पदों पर नियुक्ति करेंगे। अभी पुष्कर सिंह धामी इसी डबल इंजन की सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विज्ञापन जारी किया कि 22,000 पदों पर नियमित नियुक्ति करने का फैसला लिया, नियुक्ति नहीं की, निर्णय लिया। तो 19-20 में 25,000 था, 2021 आते आते 2022 आते आते वो 22,000 हो गया, नियुक्तियां नहीं हुई। तो ये जो बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती से लेकर वन दरोगा की भर्ती तक, सब में जिस तरह की धांधली की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं और हम ये मानते हैं कि जितने पद रिक्त हैं उन पर स्थायी नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। और पिछले 5 साल वहाँ जो भी जनता के सवाल रहे, वो सड़क का सवाल है। अभी भी ये लगता है कि भाई सड़कें, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग सड़कों से महरूम हैं, तो सड़कें एकदम गांव-गांव पहुँचे और वो ठीक तरह से सड़क हो, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कों की जो परिभाषा है, लोग सालों साल सड़कों के लिए जूझते हैं और उसके बाद पीडब्ल्यूडी या पीएमजीएसवाई सड़क काट देता है, बस उसमें डामर नहीं, उसमें सुरक्षित तरीके से वाहन जाने की व्यवस्था नहीं। बरसात में वो कीचड़ से एकदम भरा हुआ रहता है, गाड़ियों का निकलना दुष्कर होता है। तो प्रॉपर सड़कें, ठीक तरीके से सड़कें बने, सड़कों का निर्माण हो, स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को मिले, न्याय पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता रहे, ये हम समझते हैं कि हो। इसी तरह से शिक्षा के लिए प्राइमरी स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च शिक्षा के लिए भी जो संस्थान है हमारे यहाँ, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज है, गैरसैंण में डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ ठीक तरीके से अध्यापकों की नियुक्ति हो, वहाँ पठन पाठन की सारी सुख सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिले और वहाँ तक पहुँचना भी सुगम हो। गैरसैंण का तो डिग्री कॉलेज में देखता हूँ कि अब वो इतना दूर बना दिया गया कि गैरसैंण के शहर के छात्र छात्राओं के लिए वो मुश्किल है। और मैं वहाँ बहुत बार जाता रहा तो मुझे बताया गया कि भाई दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से जो छात्र छात्राएँ आते हैं, क्योंकि उनको घर का काम भी करना पड़ता है, तो वो मुश्किल से हफ्ते में 1-2 दिन आ पाते हैं, क्योंकि किराया दे करके आना पड़ता है, ये सब भी है। तो ये सुविधाएं भी कि आराम से छात्र छात्राएं अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंच पाएँ,
ये सब व्यवस्था भी, और रोजगार सृजन के जो सरकारी पदों पर नियुक्ति है वो अपनी जगह है। उसके अलावा जो पर्वतीय कृषि है, पर्वतीय कृषि को उत्पादक बनाना, पर्वतीय कृषि को लाभकारी बनाना, ताकि वो रोजगार सृजन का माध्यम हो। उसमें कृषि, फलोत्पादन, उसमें पशुपालन, ये सब चीज़ों को जोड़ करके उसको रोजगार सृजन का माध्यम बनाना। इसी कड़ी में जब हमने पूछा कि राज्य गठन के बाद अभी तक राज्य की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के समय ही, खासतौर पर 1994 में हमने देखा कि उसमें एक खास तरह की हड़बड़ी, एक खास तरह का गैर राजनीतिवाद हावी था। जन भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो आंदोलन बहुत ही विराट, बहुत ही व्यापक, उसमें जन भागीदारी, एक ऐतिहासिक तरह की जन भागीदारी उसमें थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो एक दिशाहीनता का शिकार था, दिशा भ्रम का शिकार था। और इसीलिए जो उस आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, जो उसके अगुवा लोग थे, उन्होंने नारा दिया कि सबको साथ लेकर के चलना है। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी साथ लेकर के चलना है। वो राज्य का आंदोलन हमको विकास में पिछड़ेपन के खिलाफ आंदोलन था। तो जिन्होंने उस समय हमको 40-50 सालों विकास में जो हमारे पिछड़ेपन के उत्तरदायी थे, हमारी बदहाली के उत्तरदायी थे, सबको साथ लेकर के चलने के नारे में ये निहित था कि उन सबको भी साथ लेकर के चलना है। और दूसरा नारा उसमें था कि भाई राजनीति नहीं करनी है। तो जाहिर सी बात है कि जो आंदोलन कर रहे थे, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे थे, वो राजनीति से मुक्त थे। राज्य तो राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक लड़ाई है राज्य की लड़ाई। तो जो राज्य की लड़ाई चलाने वाले, संघर्ष चलाने वाले लोग राजनीति से चूंकि मुक्त थे, तो इसलिए जो राजनीति कर रहे थे, जब मौका आया तो वो राजनीतिक जगह उनके लिए खाली थी और उन्होंने वो राजनीतिक जगह भरी और अपनी राजनीतिक अपसंस्कृति को, जो उनकी राजनीतिक अपसंस्कृति है, उस अपसंस्कृति का प्रसार इस राज्य के भीतर हुआ। और इसलिए चुनाव एकदम धनबल और बाहुबल का, पैसे और शराब के भौंडे प्रदर्शन का सबब बना और उसकी वजह से वो बदहाली हम इस राज्य के देख रहे हैं। आज के दिन पर जो इस राज्य की बदहाली है, उसका कारण है। आप लंबे समय से जन सरोकारों के लिए संघर्षरत हैं और जाना पहचाना चेहरा हैं, जबकि आपकी पार्टी अभी तक सूबे की आवाम के लिए बहुत परिचित नहीं है। ऐसे में इंद्रेश मैखुरी को कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि वो किसी पैठ बना चुके दल में शामिल होकर राज्य हित में संघर्ष करे। प्रदेश में जो राजनीति हो गई है और उसमें जो अवसरवादिता है वो अपने चरम पर है। जो लोग 2012 में एक पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में गए, 2016 में वो उस पार्टी की सरकार में थे, और 2016 में जिन्होंने उस पार्टी 2017 से 2022 तक उस पार्टी की सत्ता का भोग किया, अब वो वापस फिर अपनी पुरानी पार्टी में आ गए। तो यहाँ जो परिवर्तन हो भी रहा है वो परिवर्तन है ही नहीं, क्योंकि पार्टियों का लेवल बदल जा रहा है, चेहरे वही हैं, बोतल पर लेबल दूसरा है, उसके अंदर सारा माल वही पुराना वाला ही भरा हुआ है। तो ये जो जूतों की तरह पार्टियां बदलना है, कपड़ों की तरह पार्टियां बदलना है, ये जो इस प्रदेश में राजनीति में सिद्धांतहीनता को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो राजनीतिक पार्टियां किन्हीं नीतियों की प्रतिनिधि पार्टियां होती हैं। वो सिर्फ व्यक्तियों की पार्टियां, व्यक्तियों का समूह व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होती। राजनीतिक पार्टियां किन्हीं नीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो किसके पक्ष में खड़ी रहेंगी उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। जो राजनीतिक पार्टियां धन बल बाहुबल से चुनाव लड़ती हैं, जो ठेकेदारों के पैसे से, खनन वालों के पैसे से, शराब वालों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं, वो जो है उन्हीं के पक्ष में खड़ी रहेंगी, उन्हीं के हित की नीतियां बनाएंगी। शराब के पक्ष में कितनी बार नीति बनती है? हर साल बनती है। खनन वालों के लिए कितनी तरह के नीतिगत बदलाव होते हैं? हर साल होते हैं। लेकिन रोजगार के लिए नीति हर साल नहीं बनती, वो तो सालों साल नहीं बन रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर साल नीति नहीं बन रही है। तो इसलिए जो वो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन बड़े पैसे वालों के पक्ष में खड़ी हुई पार्टियां हैं। वहां कोई व्यक्ति जो जनहित की बात सोचना चाहता है, करना चाहता है, वो उन पार्टियों में नहीं खपेगा, नहीं कर पाएगा। उसकी आवाज नक्कार खाने की में तूती की तरह होगी। और सवाल सिर्फ किसी व्यक्ति के विधानसभा में पहुंचने का नहीं है। सवाल तो ये है कि ये सड़क की लड़ाई विधानसभा तक पहुंचे, ये लोगों की ताकत विधानसभा तक पहुंचे। और वो तो हम ये मानते हैं कि जो ये तरीका है, इस तरीके से पहुंचेगी। देर लगेगी, ये हो सकता है, मुमकिन है कि इसमें वक्त लगे, लेकिन अगर वास्तविक मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचना है तो वो दल बदल करके, इधर से उधर कूद फान करके, सिद्धांतहीनता का चोला ओढ़ करके नहीं होगा। सिद्धांतों के साथ खड़े रह करके ही इस राज्य की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। वर्तमान हालातों के चलते चुनावी परिदृश्य में इंद्रेश मैखुरी के समक्ष
क्या क्या चुनौतियां हैं और आप उनसे कैसे पार पाएंगे। बाहुबल तो इस समय एक हकीकत है और इस हकीकत के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट भी, इलेक्शन मैनेजर्स आ गए हैं जिनका काम है सिर्फ इलेक्शन मैनेज करना। उनके लिए किसी सिद्धांत की बाध्यता नहीं है, उनके लिए किसी विचारधारा की बाध्यता नहीं है, बल्कि विचारहीनता के प्रोपोगेटर्स वो हैं। उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि विचारहीनता होनी चाहिए, विचारधारा के बात नहीं होनी चाहिए, बस कैसे करके भी चुनाव जीत लिया जाए, इलेक्शन मैनेज कर लिया जाए। तो इस मैनेजमेंट के खिलाफ जनता के मुद्दों की बात हो, मैनेजमेंट की बात नहीं, जनता के मुद्दों की बात हो, ये चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस सारे धन बल का मुकाबला हम समझते हैं कि जनबल से ही किया जा सकता है, जनता के पक्ष की राजनीति से किया जा सकता है, और उसी के लिए हम चुनाव मैदान में। कहीं ना कहीं आज भी जब राज्य के सरोकारों से जुड़ा कोई मुद्दा जिस पर बात की जानी जरूरी हो, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर नजरें इंद्रेश मैखुरी की तरफ जाती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्वतः ही उस मुद्दे पर बोलते और संघर्ष करते हुए दिख जाते हैं। परंतु जब बात चुनाव और मतों की होती है तो इंद्रेश मैखुरी को विधानसभा के लिए निर्वाचित करने वालों के मुंह से ये जरूर सुनाई देता है कि आदमी तो योग्य है, लेकिन क्या, ये तो आप भी समझ ही गए होंगे। भले ही जनता के पास इंद्रेश मैखुरी के संघर्ष को उचित स्वीकार्यता न देने का बस एक ही कारण हो, लेकिन इंद्रेश मैखुरी चुनावी माहौल के पार भी संघर्षों की आवाज बुलंद करते हुए आसानी से पहली पंक्ति में हमेशा खड़े दिख जाएंगे। ये थी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कर्णप्रयाग विधानसभा में सीपीआई माले के प्रत्याशी इंद्रेश मैखुरी से एक खास मुलाकात के अंश। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ लेकर उत्तराखंड विमर्श। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।